भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। अपने जो प्रवक्ता हैं, जो हमारे आज मौजूद हैं, मेहमान मौजूद, उनसे हम तारुफ भी कराएंगे आपका। लेकिन सबसे पहले जो आज बात है, वो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर उन्होंने खास तौर से पूछा है कि किसानों के हालत के बारे में पूछा है। कोरोना के जो महामारी है और जो परेशानी है उसके बाबत उनसे पूछा है कि उनको खास तौर से उनका क्या जो नियम है, उनका कायदे कानून जो है उसका पालन हो रहा है या नहीं। इन तमाम सारे सवालों को पूछा। इससे पहले हम बहस की तरफ आगाज करें, बढ़ें। ये पैकेज सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे क्या कुछ कहा गया, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। सड़क पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर मार्च नहीं, ये सड़कों पर आंदोलनकारी किसानों की ताकत की नुमाइश है। दिल्ली की सीमाओं पर ही नहीं, गाजियाबाद और पलवल तक जैसे दिल्ली के पास के इलाकों में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के जरिए कृषि सुधार कानून के खिलाफ अपनी जिद का इजहार किया। आंदोलनकारी किसानों और उनके समर्थकों के लिए आज की सुबह ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों के साथ हुई। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर सुबह होते ही किसान ट्रैक्टर के साथ अपने मार्च की तैयारियों में जुटे नजर आए। रणनीति के मुताबिक मार्च के लिए सड़कों पर किसानों की भीड़ जुटाने के इंतजाम थे, तो भीड़ जुट भी गई। तय वक्त पर इशारा मिलते ही ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ और किसान कृषि सुधारों को वापस लेने की मांग के साथ आगे बढ़ने लगे। गाजीपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां से किसान जो है ट्रैक्टर रैली लेकर निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें आप गाजीपुर बॉर्डर से देख रहे हैं। देखिए, एक एक करके ट्रैक्टर्स जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। गाजीपुर से ये तमाम किसान जो है डासना की तरफ जा रहे हैं। डासना के केएमपी पॉइंट पर ये तमाम लोग रुकेंगे और फिर वहां से बुलंदशहर की ओर बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं, पूरी सड़क NH9 जो है, यहाँ पर ट्रैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं और कुछ लोग पैदल भी यहाँ से चलते हुए दिख रहे हैं। पीछे तक जहाँ तक नजर जाएगी आपको ट्रैक्टरों की एक लंबी लाइन नजर आएगी। यहाँ से तमाम गाजीपुर से जो ट्रैक्टर्स हैं, इन्होंने ये डासना की तरफ बढ़ रहे। महिलाएं भी देखिए आप ट्रैक्टर में नजर आ रही हैं। महिलाएं भी तमाम किसानों के साथ यहाँ पर बढ़ रही है। पैदल मार्च भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और पीछे जितना पीछे हम जाते जाएं उतना हमें ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं। आज ये ट्रैक्टर रैली है जिसको साफ तौर पर किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी की रिहर्सल कर रहे हैं। 42 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों पर अड़े किसानों के ट्रैक्टर मार्च को सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जब किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत चल रही है, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब सरकार को लग रहा है कि कल होने वाली अगले दौर की बातचीत में समाधान निकल सकता है, तो फिर उससे ठीक पहले ये ट्रैक्टर रैली क्यों? क्या इसके पीछे बात बिगाड़ने की साजिश है? किसानों के ट्रैक्टर मार्च खुद ही कई खुलासे कर रहे हैं। ट्रैक्टरों की इस लंबी लाइन को देखिए। जिस सड़क पर जरूरी काम से लेकर दफ्तर आने जाने वाले हजारों लोग रोज आते जाते हों, उस सड़क पर ट्रैक्टर मार्च के जरिए एक तरह से कब्जा कर लिया गया। ये मार्च सिंघू बॉर्डर से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक रखा गया। जाहिर है, इससे बाकी लोगों के रास्ते रुक गए और कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। क्या आम लोगों को परेशान करने की नीयत से ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई? ट्रैफिक की बात की जाए तो सुबह का वक्त है, लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर रैली के बीच में लोग निकल नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, गाड़ियां हालांकि कोशिश ये कर रही हैं कि निकल सके, लेकिन पूरी सड़क पर ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मैं अपने बीजे से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से जो लगातार गाड़ियाँ जो है बीच से निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो नहीं निकल पा रही हैं। सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं है, मैं साफ तौर पर कह दूँ, सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं है इस पूरी रैली में। इसमें मोटर बाइक भी है, इसमें दूसरी गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी बड़ी बसें भी हैं, जिसमें किसान भर कर आगे बढ़ रहे हैं, मानो इस तरीके से कि आज ही दिल्ली कूच करना हो। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में ये मार्च गाजीपुर बॉर्डर से पलवल के लिए निकला, जिसके लिए पुलिस ने भी खास इंतजाम किए थे। किसानों के आंदोलन के बीच ट्रैक्टर मार्च ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर दुहाई, दासना, बील अकबरपुर, सिरसा होते हुए पलवल पर खत्म होकर वहीं से वापसी का रूट तय किया गया था। लेकिन गाजियाबाद प्रशासन के कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने पलवल तक मार्च करने की बजाय नोएडा तक ही जाने का फैसला किया। पहले इनके द्वारा निर्धारित प्रोग्राम था, यहाँ से इनका पलवल जाना था, बट यहाँ की गाड़ियाँ नोएडा तक ले जाके उससे रिटर्न होंगे
और नोएडा वाली नोएडा में रिटर्न होंगी। कुछ जो कार्स हैं इनके द्वारा ये लोग पलवल जाएंगे, ऐसी सूचना इनके द्वारा दी गई। शांतिपूर्वक ये रैली हो, जैसा कि ये खुद भी कह रहे हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं, पुलिस और मजिस्ट्रेट की पूरी व्यवस्था है। पूरा हम लोग चीज़ों को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और इनके संपर्क में कंटिन्यू हैं। टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या बुराड़ी, हर जगह किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर मार्च का हिस्सा बने नजर आए। ट्रैक्टर के अलावा प्रदर्शन कर रहे किसान कार में और सड़क पर भी नजर आए, जिसमें कई जत्थे शामिल थे और महिलाओं की भागीदारी भी दिखी। 40 जत्थे हैं यहाँ पर और इन 40 जत्थों पर जितने भी ट्रैक्टर हैं वो सभी ट्रैक्टर जो है वो निकल चुके हैं इस टिकरी की तरफ। ईस्टर्न पेरिफेरल के रास्ते होकर ये टिकरी की तरफ जाएंगे और केवल ट्रैक्टर नहीं है, आप देखिए ट्रैक्टरों के आगे बीच में आपको गाड़ियां भी नजर आएंगी। जो किसान अपने घरों से गाड़ी से निकले थे वो किसान जो है वो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ियों से भी जा रहे हैं। ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, गाड़ी है, इन सभी पर से किसान जो है वो निकल चुके हैं। जो जिस तरीके से किसान नेताओं ने दावा किया था कि ये एक झांकी होगी और 10 किलोमीटर से भी लंबा स्ट्रेच है, 10 किलोमीटर से भी लंबा स्ट्रेच है यहाँ पर। किसानों ने दावा किया कि उनका आज का ये ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले अगले किसान मार्च की एक झलक होगी। ट्रैक्टर रैली है, 26 तारीख की रिहर्सल है। 26 तारीख में तिरंगा झंडा लगा के दिल्ली की तरफ बढ़ेगा और करीब 50,000 झंडों का ऑर्डर दे लिया हमने। अच्छा, सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर की बता रहे हैं आप? गाजीपुर पूरे उसमें, हाँ, 50,000 से भी ज्यादा झंडों का इस्तेमाल उसमें होगा। हाँ। और उसकी तैयारी है, आज रिहर्सल है। आज पेरीफेल एक्सप्रेस जो है उस पर वो ट्रैक्टर चलेंगे। ट्रैक्टर रैली की वजह से पुलिस और प्रशासन बेहद चौकन्ना नजर आया। ट्रैक्टर रैली के बहाने कानून व्यवस्था में थोड़ी भी चूक का क्या नतीजा हो सकता है, इसे समझा जा सकता है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से भी किसानों से संयम के साथ बातचीत जारी रखने की अपील की गई। हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप आइए, सिर्फ यस या नो से समाधान नहीं निकल सकता कि ये कानून वापस हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस कानून के अंदर अगर उनको कहीं सुधार की आवश्यकता लगती है कि हमें इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए भारत सरकार है वो वार्ता करके और उसका समाधान निकालने के लिए तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर बातचीत से ही हल निकलेगा। इसलिए सिर्फ प्रोटेस्ट करना या विरोध करना ये एक समाधान नहीं है। किसानों के गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा के बीच केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने की तैयारी के बीच पुलिस भी चौकस दिखी और किसानों को मनाने की कोशिश भी की गई। यहाँ पुलिस फोर्स भी तैनात है और ऑफिसर्स तमाम हैं यहाँ, और किसान संगठनों से भी हम बात कर रहे हैं कि वो जैसे अब तक जो ये प्रोटेस्ट है शांतिपूर्वक रहा है, उसको आगे भी शांतिपूर्वक बनाए रखें। आंकड़ों पर नजर डालें तो 43 दिन के किसान आंदोलन के दौरान सरकार और किसानों के बीच 8 बार बातचीत हो चुकी है, जिसमें सरकार ने किसानों के सामने 5 प्रस्ताव रखे, जबकि किसानों ने अपनी 4 बड़ी मांगों को सरकार के सामने रखा। इनमें से 2 मांगों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई, लेकिन आंदोलन अब भी कृषि सुधारों को वापस लेने की मांग पर जारी है। कल भी मीटिंग में हल निकल सकता है, क्यों ये जरूरत पड़ी किस तरीके से आप लोग शक्ति प्रदर्शन करें? इससे पहले भी कई बार मीटिंग हो चुकी है, उसमें तो कोई हल निकला नहीं। तो हम जो अपना शांतिमय प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार को मजबूरन ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। दावा किया गया कि ट्रैक्टर मार्च में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से भारी संख्या में ट्रैक्टर शामिल होने पहुंचे। किसानों को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का हक है, लेकिन किसानों को ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके आंदोलन से दूसरों को परेशानी न हो और न ही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हों। तो शक्ति प्रदर्शन, पावर प्रदर्शन और एक दबाव बनाने की कोशिश जो किसान कर रहे थे, जिससे सरकार के ऊपर एक दबाव बनेगा और वो हमारी बात को सुनेगी और हमारी बात को मानेगी। और बात दरअसल ये है कि तीनों कानून जो कृषि सुधार से संबंधित हैं वो रद्द हों। जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। जफर इस्लाम साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, लखनऊ से जुड़ने बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अविनिजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ममता काले, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं।
राकेश टिकैत का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं 2024 तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ऐसे ही रहेगा 2024 तक। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत आपसे बात का आगाज शुरू करता हूँ। 2024 अगर मैं का कारण और डेट का जो दिया है कि 2024 तक ऐसा ही रहेगा, तो मुझे तो लगता नहीं है जो जिस तरह का पावर प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, कल की बैठक में कोई हल निकलेगा इसका तो, क्योंकि जब वो कह रहे हैं ये रिहर्सल है, ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है और वो 26 तारीख की तैयारी हो रही है, तो कहाँ कौन सा रिजल्ट निकलेगा वो बनती नजर तो नहीं आ रहा। और ये 2024 की एक डेट और दे दिया कि तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बताइए साहब, सुरेंद्र सिंह राजपूत। प्रतीक भाई, कहते हैं ना कि बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। क्या बात। और जो उनकी भी जिद है वहीं बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। आप एक तरफा बात सुन रहे हैं राकेश टिकैत साहब की, ये तो सुन रहे हैं आप कि उन्होंने 2024 तक, ये आप नहीं सुन रहे हैं कि किसान का अस्तित्व जो है दांव पे लगा हुआ है। खेती किसानी उसकी मां जिसको धरती कहता है वो दांव पे लगी हुई है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसका सर्वस्व न्यौछावर हुआ जा रहा है और वो दिल्ली के दर पे बैठा हुआ है अपने अभिभावक से, यानी अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, और ये उनसे आग्रह करने के लिए कि साहब आप इन बिलों को वापस ले लो, आप जो हमारा भला करना चाहते हो हम भला नहीं चाहते हैं आपसे। वो ये चाह रहा है कि आप सफेद चीनी है और सफेदी नमक है, वो ये कह रहा है कि आप हमारे मुंह में सफेदी के नाम पर आप हमारे मुंह में नमक डाल रहे हो चीनी की जगह पर। तो आप जबरदस्ती जब कह रहे हो कि सुधार कानून है और वो चाहता नहीं है तो मत दीजिए आप उसको, और आप उसको आज मना कर दीजिए, वो आज वापस चला जाएगा। ये 2024 सांकेतिक बात है। दूसरी बात जो अभी मैं आपका पूरा प्रोग्राम सुन रहा था प्रतीक भाई, आप लगातार ये आपके प्रोग्राम में कहने की कोशिश की जा रही थी कि किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। ये कोई नहीं देख रहा कि इन करोड़ों किसानों को, लगभग 62 करोड़ पूरे देश की एक जो आबादी है, उसको ये कानून परेशान कर रहे हैं। उन कानूनों को कोई अभी तक सरकार समझा रही है लेकिन किसानों की समझ में नहीं आ रहा। अन्न देवता को हम क्या नाम, अन्नदाता को हम देवता कह रहे हैं, अन्नदाता को वो कानून क्यों नहीं समझ आ पा रहे हैं? तो सारी की सारी कैबिनेट के द्वारा, सारी की सारी भाजपा के द्वारा। आप इस चीज को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको किसान का साथ देना चाहिए। आज किसान के साथ की आवश्यकता है प्रतीक भाई। आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, आपका भी इतिहास रहा है तमाम यहां से लेके उन्नाव और हरदोई तक का, सॉरी सीतापुर तक का। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों को समझनी होगी ये बात कि धरती उनकी मां है। तो एक चीज को ये जरूर कीजिए कि किसान को कम से कम आरोपित मत कीजिए। किसान आपके सामने पावर प्रदर्शन नहीं कर रहा है, ये सरकार पावर प्रदर्शन कर रही है। सरकार थकाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपकी बात सुनी और बात रखी, आपने बहुत तार्किक दृश्य से बात रखी। लगातार विपक्ष यही बात कह रहा है। सुरेंद्र राजपूत, आप अच्छे शेर कहते हैं, बहुत अच्छे शेर कहते हैं, मैं इस बात के लिए आपको दाद भी देता हूं। लेकिन कोई शेर अगर निकाल के इस बीच में ले आए, क्योंकि 4-5 लोग और बोलेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उठे तो, 70 साल में उठे या 80 साल में उठे तो, जागे तो। जागे पे कोई शेर अगर आपको नजर आए, ना सुन लीजिएगा, जागे पे अगर कोई शेर आपको याद आए तो जरूर याद करके मुझे सुनाइएगा, क्योंकि मैं इतनी देर से सोच रहा था कोई शेर ध्यान नहीं आ रहा कि साहब सो रहे थे और यकायक उठे, और जब हम उठे तो हमने कहा कि बस सवेरा होने ही चाहिए, अब सामने जो भी पड़ेगा उसको रौंद देंगे, उसको रौंद देंगे। इसमें कोई शेर अगर अच्छा हो और किसी भी शायर का हो, यहां से लेके पाकिस्तान तक, तो कोई भी शेर जरूर सुनाइएगा और मैं बड़ी इत्मीनान से सुनूंगा। और मैं जानना चाहूंगा जिस जगहों के आप नाम ले रहे थे, मैं उन सारे जिलों के आगे के किसानों को प्रणाम करता हूं, और किसानों को दुख दर्द अगर कोई समझ सकता है तो हम तो क्या बिसात रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस मुल्क में जिन्होंने किसानों के दर्द और दुख दर्द को बयां किया है। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं, और आज जो ये पैनल बैठा है, मौजूद है, इसके सामने वही सवाल है कि आखिर जब किसानों के बारे में एक एक बिंदुवार बात करने के लिए सरकार तैयार है, तो फिर इतनी ज्यादा जिद क्यों है? एक एक चीज लेके तैयार है। कहता मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो आज जो बात कही है वो तो काबिल तारीफ। उन्होंने कहा तबलीगी जमात के मामले में वो सुनवाई कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये बताइए कि तबलीगी जमात के मामले में आपने कोई सबक लिया या नहीं सबक लिया।
अब वहां पे कानून का पालन हो रहा है तो नहीं हो रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा नहीं साहब, नहीं हो रहा। और आप जिस तरह के हालात देख रहे हैं और जो तमाम सारे स्ट्रेन को लेकर बातें हैं, वो बड़ी चिंताजनक है। बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ हम इशारा करते हैं, वहां से बातचीत को फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। जी रफी इस्लाम साहब। देखिए प्रतीक जी, अभी मैंने सुना और आपने सही कहा, मैं आपको दाद देता हूं आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को कि आपने उनको याद तो दिलाया कि 70 साल तक आप सोए थे और आज जागने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उनको सबसे पहले अनाउंस करना चाहिए कि जो हमने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में लिखा था उसको उसकी निंदा करनी चाहिए सबसे पहले। कोई आदमी अगर उसको लगता है कि कोई उसको कल अगर मतलब बदले में मन से लगता है कि गलत हो रहा है, हालांकि सब कुछ वही हुआ है जो ये चाहते थे, तो आज इनको कहना चाहिए कि मैनिफेस्टो में जो हमने कहा था वो सब चीजें गलत थी। जो हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को हमने सराहा था वो गलत किया था। ये कहना चाहिए कि जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई थी वो जो उस 2006 में वो गलत था। या उस चीज को उस वक्त के स्टेटमेंट जाके देखिए कि जब उन्होंने उस वक्त कहा था, उस वक्त के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कि 2007 के फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जिसको सराहा था और इम्प्लीमेंट करने की गुजारिश की थी, पेशकश की थी, वो गलत था, वो उनका अप्रोच गलत है। या फिर ये कहें कि जब इनके मुख्यमंत्री खुलेआम हुड्डा जी जब कह रहे थे कमेटी 7 चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी में और उसके रिकमेंडेशन को देखे तो उनको कहना चाहिए कि हाँ हमारे सारे लोग मक्कार थे, झूठे थे और गलत किया था, किसानों के साथ हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। ये कहने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी की या हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा करे तो अच्छा लगेगा। इसलिए कि अपने गरिमा में झांकने से पहले सुरेंद्र राजपूत जी दूसरे के बारे में शिकायत करने के बारे में, हमने तो वही कहा है जो उन्होंने जिसकी बार बार पेशकश की थी, इवन के अपने मैनिफेस्टो में भी की थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज खुले मन से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जब हमारे बड़े जितने बड़े लीडर हैं, सरकार में लोग हैं, सब कह रहे हैं कि आइए हम आपसे बात चर्चा करेंगे, चर्चा चल रही है धीरे धीरे करके बात, इसलिए कि इसमें कुछ राजनीति भी हो रही है। कुछ लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, जैसे कि सुरेंद्र राजपूत जी को किसानों की फिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं किसानों की फिक्र है। अगर ये कह दे कि किसान नहीं, मैं सुरेंद्र राजपूत जी की इस बात पर कहूंगा कि वो खुद किसानी समझते हैं और किसान की पृष्ठभूमि बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। एक मिनट, मैं कहना चाहता हूं कि अगर वाकई कांग्रेस पार्टी किसानों की हितैषी होती तो जब उन्होंने मध्य प्रदेश में वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में कि एक दिन में हम आपका कर्जा माफी करेंगे, तो क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं। बिल्कुल राइट, आपका सवाल लिया मैंने। मैं अनुराग, डॉक्टर अनुराग की तरफ मैं आ रहा हूं, डॉक्टर अनुराग की तरफ जाना चाहता हूं। डॉक्टर अनुराग, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा और कहा कि तबलीगी जमात का जो था उससे आपने कोई सबक लिया या नहीं, और जिस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं किसान सामने हैं, जिस तरह से बैठे हुए हैं, तो खतरे का सबक है और उसको सीखा जा रहा है। जब हम तबलीगी जमात पे बात कर रहे थे, जब हम बोल रहे थे, जब हम बार बार उस समय कह रहे थे अप्रैल में, तो सवाल यहां पे भी है और इसको बहुत गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग, मैंने आपको बोला, आपने बोला एक शेर कोई सुना देगा तो अच्छा रहेगा उठने पे। क्या बात हो गई है पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मैंने जिसने कहा था वो नहीं सुना। हर नगर हर गांव मैंने तो कहा था जब जागे तब पे सुनाइएगा, अभी तक सो रहे थे, और जब जागे ना हो तो बनाने की कोशिश करिए। आप तो और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही कहीं भी, लेकिन आग तो जलनी चाहिए। मैं आपसे मालूम है कहीं दरख्तों के साए में धूप लगती, मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं ये जानना चाहता हूं, कोई ने उस समय लिखा था, दुष्यंत जी ने जब लिखी होगी ये लाइन, तो दुष्यंत जी को इस बात का एहसास होगा कि एक दिन यहाँ पे जालिम सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी की, जो तानाशाही करेगी, तब ये कविता हमारी बहुत काम आएगी उन लोगों के लिए, जो देश, जो हिंदुस्तान इस सरकार की जुल्म से परेशान होगा, तब ये कविता याद करेगा तो उसे पता चलेगा कि ठंड में किस तरह किसान ठिठुरता हुआ, और 60 किसान मौत के गले लग चुका है, उसके बावजूद भी वहां से हिलने को तैयार नहीं है। इसके मतलब वो बताना चाहता है हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान अब जगो, क्योंकि ये जालिम सरकार को लाशों से कोई लेना देना नहीं है, लाशों से इसे कोई मतलब नहीं है। ये लाश के ऊपर से निकल के चली जाती है, बस उन धन्ना सेठों की उनके दरवाजे पे जाके माथा टेकती है। ये वो सरकार है जो धन्ना सेठों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए नहीं।
वो बेचारे ट्रैक्टर निकालते हैं, ट्रैक्टर रैली निकालते हैं, तो उन लोगों को शक्ति प्रदर्शन का नाम दिया जाता है। कमाल है इस देश का भी। और वो सरकार जो यहाँ पे जालिमों की तरह व्यवहार करती है, मखमल की रजाई गद्दे में लुटियन जोन में सो रही है, और वो सरकार के लिए कोई शब्द नहीं है लोगों के पास में। वो सरकार कहती है कि किसान कुछ एक प्रदेश के, कुछ दूसरे प्रदेश के, वो किसानों में भी किसानों को बांटने में लगी है। अरे भैया, वो अपनी मिट्टी, ये धरती माँ के लिए लड़ रहे हैं। धरती माँ के लिए किसान लड़ रहे हैं। आप किसके लिए लड़ रहे हो? आप धरती माँ के लिए नहीं लड़ रहे हो। आप धरती माँ का जो अनाज पैदा करेगी धरती माँ, धन्ना सेठों के घर में जाके गोदाम में भरने के लिए लड़ रहे हो। ये अंतर है आप में और किसानों में। किसान यहाँ अनाज पैदा, आप बिचौलियों के लिए लड़ रहे हैं, आप किसान के लिए नहीं, बिचौलियों के लिए लड़ रहे हैं। अनुराग जी, अनुराग जी, आप बिचौलियों के लिए लड़ रहे हैं, मिडिल मैन के लिए लड़ रहे हैं, आप किसानों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। राज्यसभा में पहुंच गए, गर्मा मेंटेन कीजिए। आपको बता दें, आप किसानों के लिए लड़ते तो आवाज उठाते। कांग्रेस की सरकार में जब मिलकर बैठे थे तब आप किसानों के लिए क्यों नहीं उठाया बात? क्यों नहीं बात उठाया? कोई इतिहास है आपका? क्या मुलायम सिंह ने कभी उठाई? अरे नहीं अच्छा बोल पाते तो अरे क्या बेवकूफ जैसा बात करते रहते? अरे क्या बेवकूफ जैसा बात करते हो? चिल्लाने से काम चलता है? जरा बताओ ना, जरा क्या बताओ ना? अरे क्या बेवकूफ जैसा? अरे भैया बताओ तो जरा सा, ये बेवकूफ जैसा चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं तुमको मालूम है? हिंदुस्तान की बात हो रही है, आपको पाकिस्तान की बात करने में आनंद आता है। तो किसान के बारे में बताओ ना, तुम्हारे जो अन्नदाता जो क्या किया, अन्नदाताओं के लिए क्या किया तुम लोगों ने? सिवाय उन लोगों को इस्तेमाल करने के बारे में कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लूटा उन लोगों को कुछ नहीं किया उन लोगों के साथ। इसलिए आज बेवकूफ जैसा यहाँ पर हरी झंडी मत दिखाओ। इसलिए कांग्रेस के दलाली मत करो, यहाँ पर आके कांग्रेस की दलाली मत करो, मिडलमैन की दलाली मत करो। दलाल रहे हो तुम लोग, दलाल सरकारी लोग, दलाल वाले सरकार में। अरे दलाल सरकार में तुम लोग रहे, इसलिए दलालों के तुम आज हितैषी बन के बैठे हो। जी दोनों लोग से जफर इस्लाम साहब और डॉक्टर अनुराग भदौरिया। जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब के अलावा क्या जानते हो? दलालों के अलावा डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जफर इस्लाम साहब, दलालों के सरकार के साथ रहे। आज अन्नदाताओं की चिंता नहीं, दलालों की चिंता तुम्हें। जफर इस्लाम साहब, दलालों की तुम्हें अरे भैया तुम्हें सब मालूम है, बेवकूफ जैसा नहीं अपने जैसे हमको मत सिखाने की कोशिश करो। जाके अपने मुलायम सिंह और उसके, अरे मुलायम सिंह और उसके बेटे को जाके बताओ, समझे? किस तरह से अरे बहुत पढ़ा भैया, लेकिन ये दलालों के हितैषी नहीं बन के रहेंगे। मैं दोनों लोगों को रोकना चाहता हूँ, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, जफर इस्लाम साहब, दोनों को रोकना चाहता हूँ। आप दोनों लोग बहुत, डॉक्टर अनुराग भदौरिया और जफर इस्लाम दोनों लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन दोनों को रोकना चाहता हूं। किसान के हित, किसान के भलाई को लेकर तमाम सारी बातें हो रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी, मैं उनकी तरफ, मौलाना साजिद रशीदी साहब, उन्होंने पूछा कि तबलीगी जमात वाले उस मामले में आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, और वो सबक आपने लिए या नहीं लिए, क्योंकि किसान तो एक्सपोज है, जिस तरह से वो जा रहा है आ रहा है, वो एक खतरा तो लगातार बना हुआ। मैं आ रहा हूं डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं आ रहा हूं डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं आ रहा हूं सर। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, अच्छा नहीं लगता है आप बोलते रहे, ऑडियो डाउन रहे, अच्छा नहीं लगता सर। मैं आ रहा हूं साजिद रशीदी साहब। जी जनाब। जी प्रतीक भाई, मुझे बड़ा अफसोस है आज की इस टिप्पणी पर, इसलिए कि बम्बई हाई कोर्ट ने 22 अगस्त को एक फ़ैसला दिया था कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया है, और सारे नियमों को, सारे कानूनों को ताक पर रखकर उनको कहीं ना कहीं इस बात में, इस चीज़ में घसीटा गया है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या सिर्फ तबलीगी जमात या किसान आंदोलन में दिखता है? मामला वो सुन रहे थे, उस सुनवाई के दौरान उन्होंने, तबलीगी जमात का मसला अलग था, उन्होंने ये कहा कि भाई वहां पे जो एक्सपोज हुए लोग, वो उसके सबक हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और सबक लेने चाहिए, ये मसला था। उसको सही रेफरेंस में रखना मेरी जिम्मेदारी है, तो वो सही रेफरेंस में रख रहा हूं मैं। सर आप मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या देश में किसान आंदोलन या तबलीगी जमात को लेकर ही बात की जा सकती है? बंगाल में आंदोलन को लेकर बात की जा सकती है, और तबलीगी जमात अगर कहीं पे कोई चीज गड़बड़ है तो उसको लेकर भी बात की जा सकती है, और उससे कोई सबक लिए जा सकते हैं। सर मुझे सुन तो लीजिए, मैं सुनने के लिए सर मुझे सुन तो लीजिए, कम से कम एक मिनट तो बोलने दीजिए। श्योर सर, 1 मिनट तो कम से कम बोल लूं। श्योर।
देखिए, बंगाल के अंदर अमित शाह से लेकर और पार्टी के सदर जेपी नड्डा से लेकर तमाम जो नेता वहाँ पहुँच रहे हैं, जो वहाँ रैलियाँ हो रही हैं और जो वहाँ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह की चीज़ें वहाँ हो रही हैं, क्या वहाँ सब कोरोना की बातों को सामने रखते हुए हो रही हैं? क्या वहाँ सारी चीज़ों का पालन हो रहा है? या जहाँ जहाँ इलेक्शंस हुए हैं, जहाँ जहाँ पार्टियों की रैलियाँ हुई हैं, क्या वहाँ सारी चीज़ों का पालन हुआ है? सारे नियमों का पालन हुआ है? क्या कोरोना को ध्यान में रखा गया है? ये तमाम चीज़ें भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। सवाल ये है कि तबलीगी जमात को तो बरी कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने और बहुत सारी कोर्टों ने। किसान जो बैठा हुआ है, किसान अपनी खुशी से नहीं बैठा हुआ है, किसान की अपनी मजबूरी है। सर, जब किसी का घर लुटता है तो उसे दुख होता है, उसे एहसास होता है, उसे दर्द होता है, फिर वो ये कहता है कि मैं घर में बैठकर मरने से बेहतर है रोड पर बैठकर मरूं, ताकि लोगों को पता तो चले कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो तो अपना दुख दर्द बयान करने के लिए आ रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है, आप किसान को अन्नदाता भी कहते हैं और किसान को जिद्दी भी बता रहे हैं, किसान को अड़ियल भी बता रहे हैं, किसान को ये भी कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अन्नदाता कहिए या ये सारी चीज़ें कहिए, दोनों चीज़ एक जगह जमा तो नहीं हो सकती। आप दोनों चीज़ें कह रहे हैं अपने रिपोर्ट में, अन्नदाता भी कह रहे हैं और जिद्दी भी बता रहे हैं। सरकार को क्यों नहीं कहते कि सरकार जिद्दी है? सरकार को आप क्यों नहीं कहते कि सरकार अड़ियल है? 8 दौर की बात हो गई और सरकार इस मामले को नहीं सुलझा पा रही है। आप ट्रिपल तलाक बिल लेकर आए, किसी से नहीं पूछा। आपने 370 हटाए, किसी से नहीं पूछा। आप किसान बिल लेकर आए, किसी से नहीं पूछा। मुझे एक बहुत बेहतरीन यह बात याद आ गई जावेद अख्तर की। जावेद अख्तर साहब ने अपने किसी एक इंटरव्यू में कहा कि हम फिल्मी दुनिया की किसी बात को लेकर मनमोहन सिंह जी के पास गए तो मनमोहन सिंह जी ने यह कहा, भाई मैं तो आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन आप एक बार जो है विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास भी चले जाइए, उनसे भी बात कर लीजिए, अगर वो राजी हो जाए मैं तो राजी हूं। तो ये होती है सरकार और ये होती है नीतियां देश चलाने की। ऐसा नहीं होता कि जो मैंने बोल दिया वो हरफे आखिर है, उसके पीछे मैं नहीं उठूंगा। बीजेपी का हर नेता चीख चीख कर ये कह रहा है बिल वापस नहीं होगा, बिल वापस नहीं होगा। बिल क्यों नहीं होगा भाई? बिल वापस क्यों नहीं हो सकता? बिल वापस 62 करोड़ जो है किसान हैं लोग देश में, आप उन 62 करोड़ की अनदेखी करोगे, उनको तिल मारोगे? 32 से 40 किसान लोग मर चुके हैं सड़क पर बैठे हुए और आप कह रहे हैं बिल वापस नहीं होगा। बड़े अफसोस की बात है। कौन सी सरकार चलाना चाहते हैं? किस तरह की सरकार चलाना चाहते हैं? देश में कौन सा कानून लाना चाहते हैं? मौलाना साजिद भाई, मैं आ रहा हूं। प्रोफेसर, मैं आपके ब्रेक के बाद आपसे स्टार्ट करूंगा। ममता काले, साजिद रशीद आपने बहुत कुछ सवाल उठाए। जी देखिए प्रतीक जी, आपने जो जागने की बात करी थी उस पर मुझे 2 बड़ी एप्ट लाइंस विपक्ष के लिए सूझी हैं। वो है कि जागने का कर रहे हैं ये नाटक क्योंकि इनके दिमाग का पूर्णतया बंद है फाटक। तो इनके दिमाग का जो फाटक बंद है और पिछले 70 सालों से बंद है, आज वो किसानों का भला करने के नाम पर किसान बनकर किसानों के बीच में बैठे हुए हैं। मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हम सारे लोग अन्नदाताओं के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। उनके मन में कोई भी संशय है तो डेफिनेटली सरकार को उसका निदान करना चाहिए। किंतु प्रश्न ये है कि उनके और सरकार के बीच में जो रोड़ा बन करके बैठे हुए हैं वो लोग हैं जिनकी पॉलिटिकल बैंकरप्सी हो गई है, जिनके पास और कुछ बचा नहीं है, तो किसानों के कंधे पर रख के धाए बंदूक दिन रात ये लोग चला रहे हैं। अब जो बात आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने करी, जस्टिस बोबड़े जी ने करी, उसमें आप बताइए कौन सी इलॉजिकल बात है? हमारे किसान आंदोलन के नाम पर जो वहां पर हमारे किसान भाई लोग बैठे हुए हैं, वहां पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो क्या उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? क्या कोविड से उनको अलग नहीं रखना चाहिए? क्यों उनका इस्तेमाल विपक्ष करने की कोशिश कर रही है और उनको अपना पूरा विपक्ष अपना इस्तेमाल करने का एक साधन बना रही है? यही तो पिछले 70 सालों में हुआ है। इसी प्रकार से किसानों का दोहन इस देश के अंदर हुआ है। उनको कभी अन्नदाता नहीं समझा गया प्रतीक जी, उनको अपना वोट बैंक समझा गया है। जैसे माइनॉरिटीज को इस देश के अंदर इन लोगों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा गया है। तो आज अगर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी उनके पक्ष की कोई बात करता है और नहीं चाहता कि मरकज जैसी, तबलीगी जमात जैसी स्थिति वहां पर हो, तो इसमें कौन सी गलत बात है?
क्यों नहीं उनको घर चले जाना चाहिए? अभी देखिए इतनी बारिश हो रही है, इतना खराब मौसम है, हम सब अपने घरों में बैठे हुए हैं और हमारा जो किसान है, और ये किसान 5% है, देखिए 15 करोड़ किसान है इस देश के अंदर, 95% आज सरकार के साथ खड़ा है और वो बोल रहे हैं कि हमको इस बिल से कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या सरकार को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? सरकार को उस 95% प्लस ये जो 5% है, दोनों की बात सुननी चाहिए। पर ये ट्रैक्टर लेकर के 26 जनवरी को हम लेकर जाएंगे, उससे क्या फायदा? मैं आया, ब्रेक का वक्त है, बहुत शार्प ब्रेक लेंगे क्योंकि ओवर निकल गए। बिल्कुल मेरे डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। वक्त भैया जी कैबिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैंने सुरेंद्र राजपूत जी से कहा था कि कोई शेर याद हो, क्योंकि उनको शेर आते हैं तो इसलिए उनको याद भी आते हैं, लेकिन कई दर्शकों ने भेज दिए मुझे शेर, तो क्या कुछ लोगों ने बना ही दिए। मुझे लगता है इतना आसान नहीं था, जब मुझे नहीं याद आया तो इतना आसान नहीं था कोई शेर निकालना। तो सुनील जी ने बना दिया, यूं 60 बरस सो के बिता दिए, तरस ना आया एक पल, अब जब जमीन खुद की सरकी तो याद आया आवाज़ लगाना आपको। लेकिन लोगों ने कोशिश करी है, लेकिन मैं सोचता हूं कि सुरेंद्र राजपूत जी ही ढूंढ के लाएंगे तो बात बनेगी। मैं सीधे प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी की तरफ रुख करता हूं, आपका मौका आएगा जरूर सुनाइएगा। प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी की तरफ मैं रुख करता हूँ। तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारी बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी एक टिप्पणी है और उन्होंने कहा कि ये चिंता की बात है, और ये सच में चिंता की बात है। जिस तरह से स्ट्रेन जो है वो बड़ा, नया स्ट्रेन जो है तेजी से बढ़ा है और उसकी जो है उसकी तरफ लोगों की निगाह है और वो चिंता का सबब बना हुआ लगातार। तो ये इसको लेकर अगर कोई बात कही जाए तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। प्रोफेसर प्रतीक जी नमस्कार। मैं जरा ये जो जावेद अख्तर वाली बात बता रहे थे ना, तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब किसान कानून बनने लगे तो विपक्ष को, किसान नेताओं से कहा सरकार ने कि जरा विपक्ष से भी बात कर लेते हैं। तो एक आदमी ने पीछे की जेब से घोषणा पत्र निकाला, जी विपक्ष का तो ये घोषणा पत्र है कांग्रेस का, उसने तो घोषणा पत्र में यही लिखा हुआ है। उसने कहा अच्छा कांग्रेस ने लिखा हुआ है। दूसरे ने कहा अरे शरद पवार जी की चिट्ठी है जी, ये देखो मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। तीसरे ने कहा ये हुड्डा जी की रिपोर्ट देखो सर, आप कमाल कर रहे हो, सारा विपक्ष तो आपके साथ है। जब कानून बनाने लगी सरकार तो सारे लिखे पढ़े सारे लोगों ने कहा ये तो सर आपने तो सिर्फ करना है, कहा तो इन सब लोगों ने था ये। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात अनुराग जी, आपको एक बात और बता दूं मैं कि ये दुष्यंत कुमार ने आपातकाल में लिखा था जी। आपातकाल कांग्रेस ने लगाई थी। ये जो आप पढ़ रहे थे ना, हो गई है। मैं बता रहा हूँ आपातकाल के समय ये 2020 की बात करें ना, सुन तो लीजिए। कांग्रेस ने अगर सब कुछ अच्छा किया होता तो आपको मौका नहीं होता। किसान अभी धरने पे बैठा है, 60 किसानों की मौतें अभी हुई हैं, तो अभी बात कर लीजिए। ठंड अभी पड़ रही है, अभी आपकी सरकार है। ऑडियो डाउन, अनुराग जी की ऑडियो डाउन, अनुराग जी की ऑडियो डाउन, अनुराग जी की ऑडियो डाउन। यूपी को उन्हीं लड़कों का साथ पसंद था ना, आपातकाल वालों का, जिसके लिए गजल लिखी थी उस समय, लिखी थी उनके लिए लिखी थी, जयप्रकाश नारायण के सम्मान में लिखी थी। समझ में आती है? जिनको तुमने जेल में डाला था, जिसकी किडनी खराब कर दी थी, ये उनके लिए लिखी गई थी गजल। महत्वपूर्ण बात यह है प्रतीक जी कि आज ममता कालिंदी जी ने कहा कि ये ठीक है, कुछ किसानों को आशंकाएं हो सकती हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस देश के वो किसान भी तो हैं जिनको इन कानूनों से फायदा है। 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, इनके कानों पे जूनी रोगी कोई ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ा। भाई किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? वो आड़ती है या जिनसे उधार लेते हैं वो उनको मार देते हैं, जान से मरने पे मजबूर कर देते हैं। कोई नहीं आया इनमें से, ना अनुराग भदौरिया आए, ना रशीदी आया यहाँ पर ट्रैक्टर लेके चल पड़ता दिल्ली की तरफ कि जी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या कर रही है, क्यों कर रहे हैं? 70 सालों में कोई ट्रैक्टर लेकर के नहीं आया दिल्ली की तरफ। मरते रहे किसान, फसल डूबती रहे, फसल बीमा मिला तो इन्होंने क्या कहा कि ये बीमा कंपनियों का फायदा कर रहे हैं। बीमा बंद कर दो फिर तो। आज किसान को फसल बीमा से फायदा है कि फसल खराब हो, सूखे में जाए, बाढ़ में जाए, लेकिन उसको फसल का पैसा मिलता है बीमे के माध्यम से। लेकिन इनके दिमाग पे तो पड़े हुए पत्थर, और पत्थर नहीं है, वास्तव में यह है कि अगर 1 साल ये कानून चल गया तो जैसे गैस जब मिली थी, शौचालय जब बने थे, तब इन्होंने मखौल उड़ाया था, अरे गैस से कोई वोट मिलते हैं, गैस से कोई देश में पॉजिटिव सकारात्मक संकेत आते हैं, शौचालय बनाने से क्या होगा। लेकिन जिसको शौचालय मिला उसको मालूम चला कि मैं कहाँ जी रहा था,
जिसको गैस मिली, जिसकी माँ चूल्हे के धुएं में जिसकी आंखें चली जाती थी पूरे पूरे परिवार की, उसको मालूम चला कि क्या है गैस वो कहाँ अब मिल रही है सांसद भाई? पाँच वैसे तो मिल नहीं रही कहीं। पैसे लेकर के गैस का कनेक्शन दिलवाने के लिए उसको एमएलए और एमपी के पास जाने की जरूरत नहीं थी, उसको घर पे आकर के मिल रहा था। 1 साल तक ये कानून लागू हुए तो किसान यही जय जयकार करेंगे, एक फसल आ जाने दो, सबको अपनी फसल का पूरा पैसा मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी। इनको ये डर है कि अगर एक बार हो गया तो क्या करेंगे, रईस जो सीटें हैं वो भी चली जाएंगी। मैं डॉक्टर साहब आपको नंबर, डॉक्टर साहब मैं दे रहा हूं आपको मैं 10-15 सेकंड देता हूं, क्लैरिफिकेशन आपको देना है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया कुछ देना चाहते हैं, मैं सीधे इसके बाद मैं आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत आप ही के पास आ रहा हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, देखिए ये कंपेयर कर रहे थे कि कांग्रेस के समय आपको कांग्रेस जैसा बनना जी डॉक्टर अनुराग भदौरिया और 1 मिनट ऑडियो, एक शेर सुनाना चाहते हैं प्रोफेसर अवनीश अवस्थी। हमारी डिबेट में तो ये सब होगा। हाँ जी, ये जितने नेता दिखाई देते हैं ना, उनके लिए एक शेर लिखा, उनके लिए भी दुष्यंत ने एक शेर लिखा था। ये घोषणा हो चुकी है कि मेला लगेगा यहाँ पर, हर नेता घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। कभी कोई वो टोपी लगा के आ जाता है, कभी पगड़ी बांध के आ जाता है, कभी दाढ़ी बढ़ा के आ जाता है, कभी जेएनयू पहुंच जाता है, कभी जामिया पहुंच जाता है, कभी वहां पहुंच जाता है मानवाधिकार, कभी सेना के लिए पहुंच जाता है, कभी डैम रोकने के लिए पहुंच जाता है। बड़े खुशनुमा माहौल में बात है। पढ़ लेना ये साय में धूप पढ़ना। अनुराग नहीं, अब मैं बोलूं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। दाढ़ी बढ़ा के आ जाते हैं, कभी दाढ़ी बड़ी करते हैं, कभी छोटी करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहाँ कह रहे हैं हम समझ सकते हैं, आपकी व्यथा समझ सकते हैं। आप देश के बारे में बात कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं आप। आपने दाढ़ी बढ़ाने घटाने की बात की है तो मैं समझ सकता हूँ आप कहाँ बोल रहे हैं। वैक्सीन के बारे में नहीं आप कहाँ बोल रहे हैं? देश ने समझ गया आप किसकी दाढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप समझदार आदमी हैं, आरएसएस के लोग हैं, आप समझते हैं कि कहाँ बोल रहे हैं। बीजेपी ने वैक्सीन बनाई है, दाढ़ी बढ़ा रहा है, बीजेपी ने वैक्सीन बनाई है। बोलिए आप, अरे बीजेपी वाली वैक्सीन के बारे में बोल रहा था। आप समझते हो तो बीजेपी वाली वैक्सीन, समझदार लोग आते हैं बीजेपी वाली वैक्सीन के बारे में बोल रहा सारे में सारी बात कह जाते हैं। बीजेपी वाली वैक्सीन के बारे में कि आप कई बार अच्छी बातें करते हैं, कई बार आपके अंदर से इंसान जल जाता है, जो आपका प्रोफेसर होता है अंदर से, कई बार जल जाता है तो वो सच बात आ जाती है। इसलिए आपको मैं बधाई दे रहा हूँ। बीजेपी वाली नहीं, आप बधाई के पात्र हैं, कोई बात नहीं, हड़ाइए नहीं। आपने जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं अग्नेश अवस्थी जी, आप कविताएं सुना रहे थे, ये कह रहे थे जेपी जयप्रकाश नारायण की बात आप कर रहे थे, तो कांग्रेस ने जो किया था तो बीजेपी का भी यही हाल होगा मुझे लगता है। उसके साथ आप कांग्रेस के पश्चिमों पे चल रहे हैं, कांग्रेस के पश्चिमों को आपने अपना लिया है। यूपी को ये साथ पसंद है, तो आप भी तानाशाही करेंगे, इसलिए आपका वही हाल होगा। आप भी बाद में जगह खोजते घूमेंगे। इसलिए अन्नदाता का सम्मान कीजिए, अन्नदाता की मौतें हो रही है, उस पर थोड़ी संवेदनाएं दीजिए। 50 से 60 किसान की मौत हुई है, कुछ तो बोलिए प्रभु। जी ऑडियो डाउन, मैं आ रहा हूँ। सुरेंद्र राजपूत, उसका एक बहुत मजबूत शेर था, मुझे याद आ जाए, और वो ये था कि रोटी ना हुई तो पैरों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। चलो चले यहाँ से उम्र भर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती। सुरेंद्र राजपूत, दरअसल ये थी कि जब बातचीत से ही हल होगी, ये आपको भी मालूम है, और रास्ता वहीं से निकलेगा। तो ये जो ट्रैक्टर है सड़कों पे लाना और ये बार बार कहना कि नहीं 2024 तक की तैयारी है, ये किस बात का अंदेशा, ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है? आपने कहा था आप वो देख रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बात से आपकी मनोदशा भी तो पता चलती है। ये भी तो एक बात पता चल सकती है कि 2024 तक आप एक इशारा कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत। प्रतीक भाई, बड़ी दुखद बात है जिस तरीके की बातें किसान की मनोदशा को लेकर के कही जा रही हैं और समझी जा रही हैं। मुझे ईमानदारी, आप 95% किसान की बात क्यों नहीं करते हैं? आप 95% किसान की क्यों? आप तो वहीं से आते हैं, आप 95% किसान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भैया सोरेन का ममता काले ने कहा ना, मैं 95 नहीं, सुनिए, मैं तो 99.99% किसान की बात कर रहा हूं। आप समझिए, आपके जानने वाले थे कैलाश गौतम जी, उन्होंने एक जगह पे लिखा था कि तेज धूप और नंगे पांव, वो भी रेगिस्तान में, और मेरे जैसे जाने कितने हैं इस हिंदुस्तान में, और जोता बोया सींचा पाला और बड़े जतन से देखा भाला। खड़ी फसल तो 7 महाजन भी है खलियान में। आप प्रतीक भाई ये जो बातें कर रहे हैं ना, 95% कहां का डर है? कौन सा डर है? मैं यही जानना चाहता हूं, कौन सा डर है? जफर इस्लाम साहब बैठे हैं, पॉइंट वाइज आप कहिए। खेत से अगर फसल ले जाने की बात है,
वाजिब दाम, ज्यादा दाम की बात है, बिचौलिया को खत्म करने की बात है, कोल्ड स्टोरेज की चेन्स की बात है, फसल के बोने से पहले उसके दाम को तय करने की बात है। आपके पास ऑप्शन है। अब वो सरकार कर रही है, एमएसपी पे आपको गारंटी दे रही है, लिखित दे रही है, उसके बावजूद अगर आपको लगता है प्राइवेट प्लेयर्स के पास आप उससे भी ज्यादा बेच सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन है। तो सारे ऑप्शंस तो आपके पास है। बिजली में आपने संशोधन की बात मान ली, आपने पराली वाली बात आपने मान ली, फिर क्यों नाराजगी और काहे का जिद है? आप बताइए सुनील राजपूत, एक एक पॉइंट पे बात करिएगा, एक एक पॉइंट पे। मुझे कितनी देर आप समय देंगे? क्योंकि आप ये डिबेट है, ओपन डिबेट है, ओपन डिबेट है, एनीबॉडी कैन इंटरवेन यू, यानी ये ओपन डिबेट है सुरेंद्र राजपूत जी। मैं टाइम नहीं दे रहा हूं, लेकिन कोई अगर किसी बात को किसी को लगेगा तो वो बीच में टोकेगा। ये ओपन डिबेट है ना। मुझे और किसी से मतलब नहीं है प्रतीक, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, और कोई एंकर होता तो अभी तक उड़ा देता, अपनी जगह पर है। मैं आपका बहुत सम्मान है आपका, और मैं उस प्रतीक का सम्मान करता हूं जो प्रतीक वास्तव में सम्मान के योग्य है, जो बहरे बाबा का पोता है। आप मेरी बात को 2-3 चीजें, मैं मुद्दे की बात कहता हूं, मुद्दे की बात, इसके अलावा बिल्कुल नहीं कहूंगा। पहली चीज, आपने कहा कि साहब इनमें बिचौलिए खत्म होंगे। सच बात यह है कि मंडी में जो आढ़तिये जिनको ये बिचौलिया कह रहे हैं, जिनके पास अभी तक लाइसेंस था, जो सरकार लाइसेंस देती थी, वो आज की डेट में मात्र आधार कार्ड निकालेंगे और अपना बाहर से खरीदेंगे, और उसके बाद क्या रेट जाएगा वो देवास ने बताया है। आज कमल पटेल जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उनके छोटे भाई ने एफआईआर कराई है 3 बिचौलियों के खिलाफ कि उनका पैसा लेकर के वो बिचौलिए भाग गए हैं। आज ही कल कराई है एफआईआर, चाहिएगा तो मैं कॉपी दे दूंगा आपको। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के भाई ने, सुन लीजिए आप। नंबर 1। नंबर 2, मंडियां खत्म करने की साजिश में मध्य प्रदेश में इन्हीं की सरकार है। 350 से ज्यादा मंडियां हैं, 70 से ज्यादा मंडियां खत्म हो चुकी हैं। चूंकि आढ़तिये कह रहे हैं कि हम यहां लाइसेंस क्यों रखें, वो कह रहे हैं कि साहब हमको बाहर आधार कार्ड दिखाते हैं, लोगों से फसल लेते हैं और भाग जाएंगे। अब तक तो हमारी मजबूरी थी, सरकार के पास हमारी सॉल्वेंसी रखी रहती थी। आप बात समझिए। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, मंडियां तो खत्म करने की साजिश है। दूसरी बात, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जब ये फूड एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में जब ये सारी चीजें नहीं रहेंगी कि इनको कितने रुपए कितना खाद्यान्न इकट्ठा रखना है, तो जिस तरीके से मक्के का दाम इस वक्त 2200 रुपए के 1850 रुपए की जगह 800 रुपए हुआ, चूंकि 5 लाख टन मक्का बड़े व्यापारियों ने इंपोर्ट कर लिया एंड टाइम पे। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में मक्के का रेट बताइएगा, जरूर बताइएगा। जी जफर भाई उसको उस मक्के को लेकर के 800 रुपए और 600 रुपए में खरीद लेंगे किसान से। तो एक बात आपकी सुनिए, ये बहस का हिस्सा है, लगातार चली आ रही सुरेंद्र भाई, ये बहस का हिस्सा है। लगातार मक्के का उदाहरण दिया जा रहा है, लगातार मध्य प्रदेश का दिया जा रहा है, लगातार मंडी का उदाहरण दिया जा रहा है, लगातार इसके क्लैरिफिकेशंस भी हैं। जफर इस्लाम साहब, देखिए प्लीज क्लैरिफाई। प्रतीक जी, मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो मैं ये देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूं, 1 मिनट। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि बार बार इन लोगों ने मंडी समिति जो है उसको खत्म होने की बात कही। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस बिल में कहीं भी दिखा दीजिए जो कहीं भी इस बिल में मंडी को खत्म करने की बात हो। हमने इतना कहा है कि मंडी के अलावा, मंडियों के अलावा हम और एक मिनट मैं बीच में आप देखिए आप अरे सुन लीजिए पहले आप 1 मिनट, अभी आपको जो बीच में आप मत बोलिए, 1 मिनट पहले जवाब देने दीजिए। फिर प्रतीक जी प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी क्लैरिफिकेशन ले लीजिए, प्लीज क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। अपने आप खत्म, आप ही ने कहा था कि सही बात बता दीजिए। वो बताएंगे मंडी पे उनका क्लैरिफिकेशन है। आपने कहा था ओपन डिबेट है, बता दीजिएगा, इसलिए बता रहा हूं। शायद राइट, बताइए। अच्छा सुन लीजिए, मंडी समिति खत्म करने की पेशकश इन लोगों ने की है अपने मैनिफेस्टो में। देखे, हमने मंडी समिति खत्म करने की कोई पेशकश नहीं की है, बल्कि हमने कहा है कि अन्नदाताओं की चिंता है, इनको अन्न की चिंता है और दलालों की चिंता है, दलाली करने के लिए चिंता है। आपको दलालों और दलाली की चिंता है, लेकिन आपको मंडी, हमने ये कहा कि मंडियों को और अरे सुनिए, आप क्या पढ़ लिखे, आप बेवकूफ मत बनाइए, जाके अपने पूछिए
ये आपसे पूछता हूँ, आपसे आप पढ़ लेके आइए, आप पढ़िए। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने क्या पढ़ा है इसमें? आपके बताइए कि जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में क्या लिखा है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में क्या लिखा है? आप बताइए कि आपके हुडा जी के रिकमेंडेशन में क्या लिखा है? क्या उन्होंने नहीं कहा कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को एबॉलिश किया जाए? क्या नहीं कहा कि और मंडियों के अलावा और मार्केट को क्रिएट किया जाए? बोलिए ना, बोला कि नहीं? क्या उन्होंने नहीं कहा है कि हम और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पेशकश की है कि नहीं? अरे कैसे झूठी बातें बोलते हैं आप, दलालों के पीछे खड़े हैं दलाली करने के लिए, इसलिए आप इस तरह की बात में कह रहे हैं। मैं पूछता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपको, चैलेंज करता हूँ। मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ, मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ, बहुत कल दोनों को रोकना चाहता हूँ, मैं दोनों को बहुत निवेदन के साथ। दोनों लोग जानकार लोग हैं, दोनों को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, दोनों लोग बेहद मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूं, दोनों लोग बेहद जानकार लोग हैं, मैं दोनों लोगों को व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूं। मैं आ रहा हूं जफर इस्लाम साहब, मैं आ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जो आप बात कह रहे हैं, मैं उसको पूरा वक्त दूंगा आपको, पूरा वक्त दूंगा। डिबेट ओपन है जफर इस्लाम साहब, ऑफ कोर्स डिबेट ओपन है, मैं आपको दे दूंगा वक्त। मैं 10 सेकंड में सवाल करना चाहता हूं। जी ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए जी, 10 सेकंड देता हूं मैं। मुझे ये दिखा दे मैं ये चैलेंज करना चाहता हूं इनको कि वो हुडा जी की रिपोर्ट में दिखा दीजिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को रिकमेंडेशन नहीं दिया कि एबॉलिश करना चाहिए। उनकी रिपोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पेशकश की है कि नहीं? उनकी रिपोर्ट में यह नहीं कहा है कि हमें और मंडियों के अलावा मार्केट इस्लाम साहब, अगर मैं झूठ बोल, मैं बिल्कुल जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा। और मैं जफर इस्लाम साहब, यही बात नहीं है। बात दरअसल ये होती तो रुक जाता, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है या नहीं, ये भी एक सवाल है। दिल्ली में बहुत जगह यमुना की जो जमीन है उस पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है नहीं हो रही, ये भी एक सवाल है। हो रही है, लोग कर रहे हैं, बात हो रही है। अब उसको जब एक बात अमली जामा पहनाने की बात है तो ये एक सवाल खड़ा हुआ है और इसी पे बात करेगा। ऑफ कोर्स मैं बात करूं, मैं आपका जवाब ले लूंगा, बिल्कुल जवाब लूंगा। कृषि सुधार बिलों का विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली में आज ट्रैक्टर रैली निकाली। उन्होंने कहा कि ये तो एक सिर्फ झांकी है, 26 जनवरी को एक पूरी फिल्म है और वो है कि ट्रैक्टर्स का पूरा एक रैली निकाली जाएगी। हम आज इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि हल जब कल बैठक होनी है तो ये तमाम बातें क्यों, आखिर ट्रैक्टर की क्या ज़रूरत है दिल्ली के सड़कों पर, इसके ऊपर बात कर रहे थे। जफर इस्लाम साहब से मैंने कहा था कि मैं आपको दूंगा, फिर ममता काले मैं आपके पास, ऑफकोर्स रशीदी साहब बिल्कुल आपका चांस बनता है, मैं आपके पास भी आऊंगा। जफर इस्लाम साहब, मुझे मौका कब मिलेगा? मेरी आवाज भी बंद हो जाएगी, बोलने पे नहीं जाएगा, सारा अत्याचार समाजवादियों पे करेंगे आप। नहीं मैं तो इतना सम्मान करता हूँ आपका। आज आप पूरे मूड में बैठे हैं। नहीं, आप हमारे मित्र भी हैं। देखिए मैं जफर इस्लाम साहब, ऑडियो डाउन, आवाज डाउन कीजिए इनका, ऑडियो डाउन। आप हमारे मित्र हैं, मित्रता में तो इतना चलता, मैं आपको कम बोलने का मौका दूं तो चलेगा। आप सुनिए, आप बहुत ज्यादा बोल देते हैं, इस वजह से मुझे कहना पड़ता है। जफर इस्लाम साहब, देखिए प्रतीक जी, आपने सही सवाल उठाया और ये लोग, बहुत सारे लोग और खासकर किसान भाई बहनें भी इस तरह की बात सोच रहे हैं। 95% किसान भाई बहन के हमें क्यों इस तरह की चीज, जब सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए, सरकार ने बिल्कुल लचीला, हर तरह से लचीला रुख दिखाया है कि हम बात करने के लिए तैयार है। अगर वो एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं है इनमें। आप एपीएमसी की बात करते हैं, एपीएमसी में हमने कोई उस पर छेड़खानी की ही नहीं है, हमने किसी तरह की छेड़खानी नहीं की। फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, आदरणीय कृषि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि भाई अगर आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है हमसे कुछ कमियां रह गई हूं, आप आए हमें बताएं, हम उसका जो है समाधान निकालेंगे, सुधार करेंगे। लेकिन अगर ये हो कि बिल ही वापस हो जाए तो इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कहीं आप जो है स्टैंड ले रहे हैं, वो बिल पे स्टैंड नहीं ले रहे, मतलब एक किसी राजनीतिक पार्टियों की तरह स्टैंड लिया जा रहा है। और मुझे लगता है इसमें कुछ लोग राजनीति करें। जब दिखते हैं कि वहां पर यादव जी जब इसके बारे में बात करते हैं तो लगता है कि हाँ, नहीं किसान के वोट के अलावा आपकी सरकार, अरे भाई अब दलालों की दलाली मत कीजिए, किसानों की चिंता होती तो आपके सरकार थी 70 के दशक से क्या आमदनी हुई, नहीं क्या आमदनी करवाए आपने? सुरेंद्र राजपूत जी, आपने क्या आमदनी की है 70 के दशक से किसानों की? जरा आप बताइए किसान भाई बहनों के हमने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया। अरे क्रांति को छोड़िए, अभी आप उन क्रांति के बार मत दोहराइए। उनकी अगर दुर्दशा जो आपने की है, हमने तो उनका,
अरे भैया उसको छोड़ दो ना, उस वक्त आपको सरकार ने बनाया था तो क्या आप ढोल पीटते रहते क्या? आपने कुछ किया है तो मैं इसको सराहता भी हूँ, लेकिन अगर किसानों की आमदनी नहीं बढ़ाई तो किसान, अरे आपको इस जानकारी है क्या? आप सरकारी मुलाजिमों की, अरे आपको ये जानकारी है कि नहीं कि सरकारी मुलाजमत में ज्यादा सैलरी बढ़ी, आमदनी बढ़ी, किसानों की आमदनी पे आपने कोई चिंता नहीं की, किसानों की आमदनी की आपने कोई चिंता नहीं की, सरकारी मुलाजमत की आपने बढ़ाई सैलरी, ये तो हम सब जानते हैं। नहीं आपने जो किया तो मैं आता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, बहस को आगे बढ़ाता हूँ, बहस को आगे बढ़ाता हूँ जी। मैं जी दायरा बड़ा करता हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका कब देगा। ऑफ कोर्स डॉक्टर अनुराग मैं आ रहा हूं, ममता काले मैं उससे आपसे पहले उनको मौका दे देता हूं, लेकिन देखिए अनुराग भदौरिया, जब मैं रोकूंगा तो आप रुक जाइएगा, बराबर लगातार मत बोलिएगा, लगातार बोलते मत जाइएगा जी। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, देखिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो आइडल है, आदर्श, कांग्रेस को मान लिया है। जो कांग्रेस ने किया था वही हम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, जो कांग्रेस की हालत हुई थी आपकी हालत हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं मंडी नहीं खत्म होगी, तो मैं बार बार एक ही एग्जांपल देता हूं। बीएसएनएल धीरे धीरे हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब जियो एयरटेल और जब प्राइवेट हुआ था, जब ये कम्युनिकेशन, तो आपको पता होगा सब कहते नहीं बीएसएनएल खत्म नहीं होगा, बीएसएनएल खत्म नहीं होने दिया जाएगा। आज बीएसएनएल की हालत ये हो गई है कि बिकने की कगार पे है और 4G लाइसेंस तक नहीं मिला है। पार्टनर 3G लाइसेंस पे काम कर रहा है बीएसएनएल। वही हालत मंडी की हो जाएगी। आज ये कह रहे मंडी बंद नहीं होगी, मंडी बंद नहीं होगी, मंडी बंद नहीं होगी। जब ये प्राइवेट पार्टी इंटर कर जाएगी, धीरे धीरे मंडी में लोग जाना बंद कर देंगे, मंडी बंद कर देंगे, बंद हो जाएगा। मैं आपसे क्लैरिफिकेशन ले लेता हूं। वसूलेंगे, फिर 1700 का 1000 रुपए में किसानों से खरीदेंगे, फिर किसान सुसाइड करने पे कहीं का नहीं रहेगा। ये चाहते हैं धीरे धीरे गला घोंट देंगे किसान का। किसान जागरूक है, किसान जान चुका है कि आगे जाके हमारी बर्बादी बीएसएनएल की तरह होगी। इसलिए ठीक है, आप उदाहरण बार-बार दे रहे हैं ना, किसी कंपनी का उदाहरण आप बार-बार दे रहे हैं। वो क्या चाह रहा है? जफर इस्लाम साहब नहीं, वो क्या चाह रहा है? एक छोटी सी बात चाह रहा है कि मेरी एमएसपी फिक्स कर दी। अगर मंडी में जो एमएसपी हमें मिल रही है, वही एमएसपी प्राइवेट, उसको क्लैरिफाई कर दीजिए। किसी कंपनी का नाम ये ले रहे हैं बार-बार, बीएसएनएल का नाम, उसको क्लैरिफाई कर दीजिए। सुन लीजिए बीएसएनएल का, आपका बार-बार जफर इस्लाम से बेहतर कौन बताएगा इस बात को? जी देखिए नहीं, बीएसएनएल को 3G लाइसेंस 4G लाइसेंस मिल गया। सवाल उसका नहीं है, सवाल क्लैरिफाई करने का है। वो क्लैरिफाई करेंगे आपकी बात को, वो आपकी बात को क्लैरिफाई करेंगे डॉक्टर अनुराग भदौरिया, वो क्लैरिफाई करेंगे बात को। अरे भदौरिया जी, नहीं डॉक्टर कब से अरे 4G लाइसेंस मिला नहीं मिला? नहीं, ऑडियो डाउन। जफर इस्लाम साहब क्लियर करिए। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बीएसएनएल के अलावा इनको कोई एग्जाम्पल नहीं है। देखिए जब कंपटीशन पैदा होती है तो सरकार का नहीं है, सरकार का काम है कि कंपटीशन पैदा हो ताकि एक आम नागरिक को उसको सारी सुविधाएं मिले और बेहतर दाम में मिले। इसलिए सरकार का काम है कंपटीशन क्रिएट करना, और उससे फायदा किसको होता है? एक आम जो ग्राहक है उसको फायदा होता है। वो कौन है? देशवासी है। इस तरह से अगर यहाँ पर अगर मार्केट खुलेगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? किसान भाई बहनों का। उनके मूल्य में उनकी लागत से ज्यादा मूल्य मिलेगा उन्हीं को। इसलिए अरे उससे ज्यादा लागत मिलेगा। अगर एक मिनट, अरे भाई किसानों नहीं किसानों के बारे में चिंतित होते तो आप जब यूपीए सरकार में थे तो आपने क्या किया आपने? कोई तो चीज बताइए कि आपने किया। नहीं, कोई चीज तो बताइए किसानों के लिए क्या किया? किसानों के दलालों के लिए किया आपने? मैं बताता हूँ दलालों के लिए किया, दलाली की आपने, लेकिन आपने किसानों के लिए कोई काम, एक चीज तो बताइए किसानों के लिए किया आपने। अरे कह तो दीजिए किसानों के लिए क्या किया? ममता काले दलाली करने के लिए बैठे। बहस भटके, मैं आ रहा हूं सर, सुरेंद्र राजपूत जी मैं आ रहा हूं। ममता काले बहस आगे भटके, किसानों पर बात फिर से वापस। जी बिल्कुल प्रतीक जी, किसानों पर ही बात होनी चाहिए क्योंकि मुद्दा किसानों का ही है, चाहे वो 5% किसानों का हो। और जहां तक विपक्ष का सवाल है तो इनका किसानों के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है वो रहा है राम नाम जपना और किसानों का माल अपना। जितने भी यहाँ पर बिचौलिए हैं, जितनी भी मंडियां हैं, आप इनसे पूछिए सुरेंद्र जी से, इतने सालों में जब इन्होंने देश पर राज किया तो क्या इन्होंने उन मंडियों में सारी जितने भी वहां पर चलती है मंडियों के अंदर जितने भी किसी भी प्रकार की कोई चीजें चलती, क्या इन्होंने वहां पर इलेक्शंस कराए?
2004 से 2014 तक कौन कृषि मंत्री थे? उस वक्त कितने किसानों की आत्महत्याएं हुई ये आप बताइए, कितना किसान परेशान था आप ये बताइए, आपने उसके लिए क्या किया? अब तो आपका लेफ्ट के साथ गठबंधन हो गया है साहब, आप वेस्ट बंगाल में उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले आप केरला के अंदर एपीएमसी लगवाइए, केरला में किसानों को वो सारी सुख सुविधाएं दिलवाइए जिनकी आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत आवश्यक बात, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा किसान आंदोलन होता है जिसके स्वरूप में, जिस किसान आंदोलन में बैठ करके विपक्ष एक देश में प्रधानमंत्री जी के अनिष्ट की बात करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली से लेकर के बम्बई तक अनिष्ट की बात करी थी भाजपा ने किसान आंदोलन में। महेंद्र सिंह टिकैत के साथ फिर से कहता हूँ पढ़ लिख के आया कीजिए, फिर से कहता हूँ पढ़ लिख के आया कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो महेंद्र सिंह टिकैत जी के किसान आंदोलन को समर्थन दिया था रामलीला ग्राउंड से लेकर के और बम्बई के पोर्ट तक, उसको जरा पढ़ लीजिए एक बार, पढ़िए आप ममता काले जी, अनपढ़ों की तरीके से बात मत किया कीजिए। जी मैंने कहा ना अनपढ़ों की तरीके से मत बात किया कीजिए। ये बहुत गलत जी। है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो किसान प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, लेकिन ये बात सच है जी जी सर, ये बात सच है कि पश्चिम बंगाल में सबसे पहले भूमि सुधारों को लागू किया गया, ये भी बात सच है कि पिछले 2014 से पहले कनाडा से कितनी दालों का आयात होता था? 650 करोड़ रुपए की दालें खरीदती थी सरकार, अब 50,000 करोड़ रुपए की दालें खरीदी। क्या आयात बंद हो गई? क्या ये भी कोई एक राजनीति है? क्या कनाडा का प्रधानमंत्री जिस तरीके से परेशान हो रहा है, क्या जरा आके अगले बार बताइएगा आकर के। जी रशीदी साहब प्लीज, रशीदी साहब। प्रतीक जी मैं बिल्कुल एक सीधी बात कहता हूं आपसे, शायद ये समझ में आए। जल्दी। सरकार बार बार ये कह रही है कि ये बिल जो है किसानों को फायदा देगा, इसमें ये फायदा, इसमें ये फायदा, इसमें ये फायदा, और किसान कह रहे हैं कि हमें ये फायदा लेना नहीं है। तो सरकार क्यों अड़ी हुई है कि हम? ठीक है, मैं आपके आज इसी सवाल पे ही रोक लेता हूं कि हमें ये फायदा लेना नहीं है, हम आपको फायदा देना चाहते हैं। ये भी एक तर्क है कि मुझे फायदा नहीं लेना, वो उसके लिए जो तमाम सारे किसानों के लिए बात कही जाती है कि भाई इनको फायदा दिया जाना चाहिए, इसी बात को